हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक में हम रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2 कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एजेंसी प्रॉब्लम्स, देखो जब भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं ना, उसमें बहुत सारी एजेंसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एजेंसी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? जहाँ पे जो ऑनरशिप है वो सेपरेटेड है और कंट्रोल और ऑनरशिप सेपरेशन है। ठीक है, तो जो कंपनी की मैनेजमेंट है, मतलब जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आप मैनेजमेंट वाला पार्ट लगा लो, उनको हम बोलेंगे एजेंट्स। एंड उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि कौन होंगे? प्रिंसिपल्स होंगे। सो एजेंसी और एजेंसी प्रॉब्लम्स में आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है दैट इज द एजेंट एंड जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रिंसिपल्स हैं। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हो सकता है प्रिंसिपल और एजेंट का कन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है? उनका खुद के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट मेक द डिसीजन दैट मैक्सिमाइज देयर ओन कंपेंसेशन और जॉब सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू। कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट अपना फायदा चाहेगी और ये ना हो कि वो अपनी कंपेंसेशन बढ़ा दें या जॉब सिक्योरिटी बढ़ा दें एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू। उसके अलावा क्या कर सकती है मैनेजमेंट? मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के ऐसे बिहेवियर्स कर सकती है जिनसे उनका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट या पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेनिफिट हो रेदर देन द कंपनी। सो एक्सेसिव रिस्क लेके, रिस्क वो ज्यादा ले रहे हैं बट मिसयूज किसके रिसोर्सेज कर सकते हैं? कंपनी के रिसोर्सेज फॉर द पर्सनल गेन। उसके अलावा और क्या कंफ्लिक्ट हो सकता है कि एजेंट्स मतलब मैनेजमेंट रिस्क लेके और ऐसी एक्शंस में एंगेज होके जो फुली एक्सपोज टू कॉन्सिक्वेंसेज है। फॉर एग्जांपल, बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दी या बहुत ही एक्सेसिव बोरोइंग कर दी और बीच में अपना कोई फायदा सोच लिया, और ऑन द अदर हैंड जो रिस्क है वो सारा कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर्स बियर करेंगे। तो ये चीज ये भी कर सकते हैं, वो मॉरल हैजार्ड भी कर सकते हैं मैनेजमेंट। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन असिमेट्री, और इन्फॉर्मेशन असिमेट्री ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर्स ने पावर किसको दी है? मैनेजर्स को दी है कि आप कंपनी की देखरेख करो, कंपनी को संभालो। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन को गलत चीजों के लिए यूज कर सकते हैं एंड शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। एजेंसी कॉस्ट, आपको पता है कि जब हम मैनेजमेंट हायर करते हैं तो हमें बहुत सारी डायरेक्टर्स को मतलब बोर्ड्स के मेंबर्स को फीस वगैरह भी देनी पड़ती है। तो एजेंसी प्रॉब्लम्स में जो कॉस्ट होती है वो कौन आकर करता है? शेयर होल्डर्स आकर करते हैं। तो मॉनिटरिंग एक्सपेंसेस, ऑडिटिंग एक्सपेंसेस, ये सब कंपेंसेशन, ये भी एक कारण बन सकता है कंफ्लिक्ट का बिटवीन द मैनेजर एंड द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। उसके अलावा कई बार वो गलतियां कर देते हैं और अकाउंटेबल नहीं मानते बाद में अपने आप को कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, तो वीक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से मतलब वो उनके जितने भी एक्शन होते हैं उनका रिपरकशन नहीं हो पाता। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है और पोटेंशियल यूज मिसयूज भी हो सकता है पावर का। उसके बाद जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस करें, शॉर्ट टर्म पे तो टारगेट मीट कर रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में वो जो काम कर रहे हैं कोई कंपनी के फायदे का नहीं है, rather than लॉस ऑफ द कंपनी है। उसके अलावा एजेंसी प्रॉब्लम्स कैन आल्सो अराइज व्हेन शेयर होल्डर हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस और अनेबल टू इफेक्टिवली एक्सरसाइज देयर वोटिंग एक्सरसाइज। आपको पता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत सारी वोटिंग राइट्स मिलते हैं, तो इसका भी गलत फायदा उठा सकते हैं मैनेजर्स की उनको लिमिटेड पावर देके, या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी वोटिंग पावर को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे। सो आई होप आपको एजेंसी प्रॉब्लम समझ आ गया होगा कि बहुत सारी तरह की एजेंसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बस मेन इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रख लो कि जो एजेंट है दैट इज मैनेजमेंट एंड जो प्रिंसिपल है वो शेयर होल्डर है, और प्रॉब्लम मतलब उनके बीच में दिक्कत आ रही है। तो वो प्रॉब्लम किस किस वजह से आ सकती है कि वो गलत फायदा उठा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज का मॉरली हजार्ड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की असिमेट्री कर रहे हैं, कॉस्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, और प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट लिमिटेड देके उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स लाइक शेयर होल्डर एक्टिविज्म एंड प्रॉक्सी वोटिंग यूज करके डिसरिगार्ड कर सकते हैं उनके डिसीजंस को। उसके बाद हमारा टॉपिक है क्या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका नेचर क्या है और एवोल्यूशन क्या है। देखो एवोल्यूशन हमने ऊपर भी थोड़ा सा देखा था हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, एक बार दोबारा से डीपली देख लेंगे एवोल्यूशन क्या होता है और नेचर क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। आपको क्लियरली पता लग गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो सारे प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस आएंगे जिसकी वजह से कोई भी कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं लाइक शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स और जो ब्रॉडर कम्युनिटी है उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, तभी हम गवर्न कर पाएंगे। सो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है नेचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की? मतलब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है। जितने भी मैंने आपको शेयर होल्डर्स बताए इनके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, इनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैसे फंक्शनिंग है,
कैसे लीडरशिप इन्वॉल्व है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रही है, इंटरनल कंट्रोल भी हो सकता है, एक्सटर्नल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, एथिकल बिजनेस स्टैंडर्ड्स, बिजनेस कंडक्ट, शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स हैं, क्या उनकी इंगेजमेंट्स हैं, क्या रेगुलेटरी चीजें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, क्या क्या इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, और क्या इन सब की रिलेशनशिप है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ या फैक्टर्स के साथ या नहीं। तो अभी जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, मेरे कहने का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो सारे आप नेचर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लिख के आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एवोल्यूशन। हमें एवोल्यूशन जानना है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका टाइम टू टाइम एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो काइंड ऑफ हमने हिस्ट्री पढ़ी थी वही चीज आ गई, इसमें थोड़ी सी चीजें और हमने एडअप कर दी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एवोल्यूशन होता रहा ओवर टाइम, क्योंकि जैसे जैसे नीड थी, अकाउंटेबिलिटी की नीड और ट्रांसपेरेंसी की नीड बढ़ती रही, तो उस चीज के कारण एवोल्यूशन होता रहा। इतना डिटेल में मत करना, एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लो। अर्ली मॉडल्स आई जिसमें क्या था, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस था वो इनफॉर्मल था और लिमिटेड रेगुलेशंस होती थी। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था एक ट्रेंड आया था शेयर होल्डर्स प्राइमेसी का। मैंने आपको पहले ही 4 बताए थे, अर्ली मॉडल, शेयर होल्डर प्राइमेसी, स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, एंड देन मैंने आपको बताया था सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंटल गोल्स वाला। हमने ये 4 करे थे, बट इसमें थोड़ा सा और वाइडर एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आप उसकी जगह ये करना चाहते हो तो आप ये भी करके आ सकते हो, क्योंकि आपका आंसर लेंथी बना देंगे। तो पहले कुछ अर्ली मॉडल्स आए थे जो इनफॉर्मल्स थे और लिमिटेड रेगुलेशन होता था। उसके बाद जो ट्रेंड आया वो शेयर होल्डर्स की प्राइमेसी का आया। बट उसके बाद क्या होने लगा, बहुत सारे स्कैंडल्स एंड रिफॉर्म्स हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे बोर्ड्स, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड्स थे जो अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार थे, वो स्टार्ट करे गए एंड शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ। बट उसके बाद हमने सोचा कि हमें सिर्फ शेयर होल्डर्स तक लिमिटेड तो नहीं रहना है, हमें बियॉन्ड शेयर होल्डर्स एक्सपैंड करना है और हमें सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है। मतलब हमें कस्टमर्स के बारे में, कम्युनिटीज के बारे में और एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना है। देन फिर हमने सोचा कि यार ये तो सिर्फ हम इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं और बाकी पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी या एनवायरनमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, तो हम इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस तीनों चीजों के बारे में सोच रहे हैं। बट देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज एरा इज टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद हम इसको इग्नोर करने लगे। हमने फिर सोचा कि फाइनली हमें टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है तो बहुत सारी डाटा प्राइवेसी लीक हो सकती है और टेक्नोलॉजी ड्राइवन डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, तो हम इसको भी कंसीडर करके चलेंगे। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मे बी और चेंज हो जाए मॉडल्स में, सो विद टाइम ये जो एवोल्यूशन है वो चलता रहेगा और चलता आ रहा है। सो पहले कुछ अर्ली मॉडल्स थे, देन उसके बाद शेयर होल्डर्स की प्राइमेसी स्टार्ट हुई, देन कुछ स्केडल्स वगैरह हुए और रिफॉर्म्स आई, जिसकी वजह से बोर्ड, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हुई, शेयर होल्डर एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ, देन स्टेक होल्डर्स का पर्सपेक्टिव स्टार्ट हुआ, देन हम इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करने लगे एंड लास्टली हम टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन को भी कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स भी हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव भी है। मतलब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स यूज करते हैं। तो आपको मैंने थोड़े से अप्रोचेस बता दिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स और थोड़े से नेशन वाइज पर्सपेक्टिव बता दिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। देखो मुझे पता है ये थोड़ा सा सब्जेक्ट ना अजीब सा ही है, बट आपको करना तो पड़ेगा ही ना अभी लास्ट मोमेंट पे। तो जो मेन की वर्ड्स हैं वही पढ़ जाओ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो थोड़ा सा लिखने के लायक हो जाएंगे हम। तो हम मेजरली अभी जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो थोड़े अजीब हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, बट स्टिल वी कैन डू दैट, क्योंकि हम सिर्फ वर्ड्स ही पढ़ रहे हैं। वर्ड्स याद कर लो, हेडिंग्स याद कर लो, अंदर तो आप अपनी तरफ से बना ही आओगे, ठीक है। तो अगर हम कुछ ग्लोबली बात करें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की बात करें, आप 3 टर्म्स याद कर जाना बस, कन्वर्जेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड शेयर होल्डर एक्टिविज्म। सो नेशनल पर्सपेक्टिव में ये 3 हेडिंग्स लर्न कर लो। तो वो हेडिंग्स मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कन्वर्जेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड शेयर होल्डर एक्टिविज्म। तो कन्वर्जेंस का मतलब है कि जितनी भी प्रैक्टिसेस ग्लोबली फॉलो की जाती हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो कंट्रीज यूजुअली क्या कर रही हैं, ये हमें पता है कि हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो करनी ही है, तो उसको इन्हांस करने के लिए कन्वर्ज कर रही हैं जो अलग अलग जगह की प्रैक्टिसेस हैं। सो जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग कंट्रीज जो अडॉप्ट करती हैं उसको कन्वर्ज कर रही हैं, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है उसको इन्हांस करा जा सके। कन्वर्ज कैसे कर सकती हैं, ऑब्वियसली सोच के देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD है और ICGN है।
तो ये अपने गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स देते रहते हैं ताकि जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें सेम लेवल की कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हों और एक कॉमन फ्रेमवर्क हो ताकि एक बेंचमार्क हो और इम्प्रूव हो सके कॉर्पोरेट का सिस्टम। सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि हमें कन्वर्ज करना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और उसके अलावा एक टर्म चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, शेयर होल्डर एक्टिविज्म। ये मैंने ऊपर भी डिस्कस करी थी कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म हैज बिकम अ मोर प्रिवेलेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल विद इन्वेस्टर्स एडवोकेटिंग फॉर बेटर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड पुशिंग फॉर चेंजेस इन द पॉलिसीज। तो शेयर होल्डर्स अब क्या कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि क्या क्या कंपनी की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या कंपेंसेशन मिलना चाहिए, क्या बोर्ड का कंपोजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ था शेयर होल्डर स्टार्टेड टू एंगेज एक्टिवली एडवोकेटिंग फॉर बेटर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पर्सपेक्टिव्स। क्या है नेशनल पर्सपेक्टिव्स? तो हमने जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स थे वो 3 याद करें, कन्वर्जेंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड शेयर होल्डर एक्टिविज्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था नेशनल पर्सपेक्टिव्स कि अभी हम नेशन वाइज नेशन बात करेंगे कि कंट्री टू कंट्री क्या चीजें चल रही हैं। तो ये 5 हेडिंग्स हम सबसे पहले लर्न करने वाले हैं। एंग्लो अमेरिकन मॉडल कि अमेरिका और एंग्लो अमेरिका मतलब यूएस और यूके में क्या क्या मॉडल्स प्रिवेलेंट है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल यूरोप मॉडल मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं सच एज जर्मनी, फ्रांस एंड नीदरलैंड्स वगैरह, वहां पे क्या अप्रोचेस है। उसके बाद एशिया में क्या चल रहा है मतलब मेजरली जापान और साउथ कोरिया में क्या चीजें चल रही हैं। उसके बाद इमर्जेंट मार्केट पर्सपेक्टिव, आपको पता है वन ऑफ द इमर्जेंट मार्केट क्या है, इंडिया चाइना, तो इनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। एंड इन सब एरियाज में ऑब्वियसली रेगुलेटरी वेरिएशंस होंगे। सो क्या क्या रेगुलेटरी वेरिएशंस हैं। सो अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव्स की बात करें, हमारे पास मेजरली हम 5 हेडिंग्स लर्न करके जा रहे हैं। एंग्लो अमेरिकन मॉडल, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल, एशियन मॉडल, इमर्जिंग मार्केट पर्सपेक्टिव, रेगुलेटरी वेरिएशंस। तो सबसे पहले एंग्लो अमेरिकन मॉडल यूएस और यूके में जैसे मैंने आपको बताया, तो इनका मेन क्या है, शेयर होल्डर्स प्राइमेसी, कि शेयर होल्डर्स को हमें सबसे ज्यादा सुप्रीम कंसीडर करना है, शेयर होल्डर्स को प्राइमेसी देनी है, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नेंस करना है। और मतलब इनका मेजरली क्या है कि शेयर होल्डर्स वैल्यू, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मार्केट डिसिप्लिन, ये है एंग्लो अमेरिकन मॉडल। उसके बाद कॉन्टिनेंटल मॉडल क्या कहता है कि हमें स्टेक होल्डर ओरिएंटेड अप्रोच तो लेके ही चलनी है, बट साथ में हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बना के चलनी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, कि जो एम्प्लॉयज है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बोर्ड में। अब व्यू इसका जो पर्सपेक्टिव है कॉन्टिनेंटल का वो थोड़ा सा ब्रॉडर है कि कॉर्पोरेट को बियॉन्ड करना चाहिए मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू। उसके बाद एशियन मॉडल्स क्या चल रहे हैं, इनका मतलब है स्ट्रॉन्गर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स लाइक बैंक, गवर्नमेंट्स, बिजनेस ग्रुप्स। तो एशियन वाले बैंक्स और गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करने लगे। अब जो इमर्जिंग वाला है, इंडिया वाला अगर हम बोले, इनका यूनिक गवर्नेंस चैलेंजेस है। ये मेनली देखते हैं कि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी आए, और ये अपने गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलते हैं कंसिडरिंग द लोकल कल्चर, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का लोकल कल्चर बहुत डिफरेंट है और रेगुलेटरी कंटेक्स्ट बहुत डिफरेंट है, तो ये उन सब चीजों को कंसीडर करते हुए चलते हैं। उसके बाद इन सब कंट्रीज के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है रेगुलेटरी में बहुत सारे वेरिएशंस है। तो मतलब ये इतना ज्यादा हमें डिटेल में नहीं पढ़ना कि हर एक नेशन के अपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। कोई कंपनी मल्टीपल अप्रोचेस का मिक्स भी अडॉप्ट कर सकती है अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पर्सपेक्टिव्स बना सकती है। सो मेन एंग्लो मॉडल में क्या है, शेयर होल्डर्स प्राइमेसी वर्ड याद कर लो, मैं जो इससे मार्क करी वो लर्न कर सकते हो आप। एंग्लो अमेरिकन में शेयर होल्डर्स प्राइमेसी, इसमें कॉन्टिनेंटल यूरोपियन में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, एशियन मॉडल में स्ट्रॉन्गर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक्स एंड गवर्नमेंट, और इमर्जिंग मार्केट में लोकल कल्चर एंड कंसिडरिंग लोकल कल्चर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और रेगुलेटरी वेरिएशंस हर कंट्री के अलग अलग है, उसी वजह से हर एक का जो नेशनल पर्सपेक्टिव्स है, हर एक का कल्चर वगैरह अलग होता है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके हर एक कंट्री का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बट अगर हम कॉमनली ग्लोबली बात करें तो देयर इज शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, ये हमारा मेजरली ये टॉपिक था, थोड़ा अजीब है बट आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, बिल्कुल ब्लैंक ना होने से तो बेटर ही है। एक ना हमें 2 मॉडल्स हैं स्पेसिफिकली, मतलब इन डिटेल, जैसे हमने यूरोपियन मॉडल पढ़ा था ना यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल और एंग्लो अमेरिकन मॉडल, ये थोड़ा सा हमें डिटेल में है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स में हमें एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड रिलेशनशिप मॉडल, जो ये कॉन्टिनेंटल मॉडल है ना, जो जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये रिलेशनशिप मॉडल्स है। इसमें हमने एशियन वाला भी पढ़ा था और कॉन्टिनेंटल वाला भी पढ़ा था, इनका मिक्सचर सा है रिलेशनशिप मॉडल। तो हम ये दोनों लिख के आएंगे, ये दोनों हमें थोड़ा सा पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर इनकेस हम अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें कीवर्ड्स याद कर लेना कि जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल है ये कहाँ पे ऑब्वियसली इंप्लीमेंट होएगा, मैंने आपको पहले ही बताया यूएसए और यूके में इंप्लीमेंट करा जाएगा। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेयर होल्डर्स को प्राइम रखना, शेयर होल्डर्स की मतलब शेयर होल्डर्स पे प्राइमरी फोकस करना और उनको उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। बोर्ड का स्ट्रक्चर कि जो डायरेक्टर्स हम बनाएंगे
वो हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे, वो आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। उसके बाद मार्केट ओरिएंटेशन पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस टेंड टू बी प्रिंसिपल बायस, गिविंग कंपनीज मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो एंग्लो अमेरिकन मॉडल की मेजरली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर लो फॉर द डेफिनेट, दैट इज शेयर होल्डर्स प्राइमेसी, जो बोर्ड का स्ट्रक्चर होगा इंडिपेंडेंट होगा, मार्केट ओरिएंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि गवर्नमेंट रेगुलेशन इतने ज्यादा इंपोजिंग नहीं होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी कंपनीज को डिसीजन मेकिंग में और मार्केट कंडीशंस को अपने हिसाब से अडाप्ट करने में। सो आई होप आपको एंग्लो मॉडल क्लियर हो गया होगा। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, क्योंकि जो इतना ज्यादा करने के चक्कर में ये भी ना हो कि थोड़ा सा भी ना हो। सो कम से कम उतना कर लो कि मिनिमम तो हो ही जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारा रिलेशनशिप मॉडल। सो जो रिलेशनशिप मॉडल है वो काइंड ऑफ, यहाँ पे देखो जापान में इन्होंने मेंशन करा और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल। तो ये काइंड ऑफ मिक्सचर ही हम मानेंगे कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल का। और जो ऊपर हमने एक और मॉडल देखो मैंने आपको करवाया था, दैट इज द एशियन मॉडल। तो इन दोनों का काइंड ऑफ मिक्सचर काइंड ऑफ है रिलेशनशिप मॉडल। तो इसमें हम रिलेशनशिप्स पे फोकस करते हैं, मतलब पूरे की पूरे स्टेक होल्डर्स को कंसीडर करके चलते हैं। एंग्लो मॉडल में तो हम सिर्फ शेयर होल्डर्स की प्राइमेसी कंसीडर कर रहे थे, बट जो रिलेशनशिप मॉडल है इन दैट वी आर कंसीडरिंग द स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन। तो रिलेशनशिप मॉडल क्या है, इसको हम स्टेक होल्डर या कॉन्टिनेंटल यूरोपियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आप स्टेक होल्डर मॉडल याद रख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 इज शेयर होल्डर ओरिएंटेशन, कि हम सारे के सारे स्टेक होल्डर्स वेदर एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कम्युनिटी है, इन सबको कंसीडर करके चलते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होके चलते हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होके चलते हैं। और जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है ना, दैट इज अ 2 टायर स्ट्रक्चर। तो 2 टायर्स है, एक तो सेपरेट मैनेजमेंट होगी, एक सुपरवाइजरी बोर्ड हो गया। तो एम्प्लॉयज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड में। और कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमीज लेके चलते हैं, मतलब जिसमें क्लोजर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द बिजनेस, बैंक्स, लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट एंटिटीज। तो ऊपर वाले से ये बिल्कुल अलग है। देखो यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर्स प्राइमेसी था, यहाँ पे हमारा शेयर स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन है। यहाँ पे जो बोर्ड का स्ट्रक्चर था वो इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पे जो बोर्ड का स्ट्रक्चर है वो 2 टायर है, मतलब मैनेजमेंट अलग है, सुपरवाइजरी वाले अलग है। यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब डिसिप्लिन वगैरह पे चलते थे। यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड मार्केट इकोनॉमीज है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, पर यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेटेड होके चल रहे हैं, वही यहाँ पे लॉन्ग टर्म फोकस लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्या है और रिलेशनशिप मॉडल क्या है। उसके बाद देखो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आप पहले तो सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे जितने भी आपको स्टेक होल्डर्स याद आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो सारे लिखाओगे। उनके क्लेम्स लिखने हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं, क्लेम मतलब वो क्या चाहते हैं। तो नंबर 1 इज आर शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए, कस्टमर्स आ गए, बिजनेस पार्टनर्स एंड सप्लायर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी आ गई। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पहले उनकी हेडिंग्स बना लेना। ठीक है, उसके बाद ईजी हो जाएगा आपके लिए अटेम्प्ट करना। शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजमेंट ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं वो हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी होगी। अब शेयर होल्डर्स क्या चाहेंगे, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज रिटर्न्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चाहेंगे, शेयर होल्डर्स का बेस्ट इंटरेस्ट और एक गाइडेंस अच्छे से प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट क्या चाहेगी, कंपनी की ग्रोथ हो, जितने भी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो। एम्प्लॉयज के चाहेंगे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले, पैसा प्रॉपर मिले, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, करियर डेवलपमेंट मिले, अपने बारे में भी सोचेंगे। कस्टमर्स के चाहेंगे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, एट फेयर प्राइसेस मिले, कस्टमर सर्विस अच्छी हो, बिजनेस प्रैक्टिसेस एथिकल हो। अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो क्या चाहेंगे, टाइमली पेमेंट मिल जाए, फेयर ट्रीटमेंट मिले, मतलब सब कुछ बेनिफिशियल हो। क्रेडिटर्स के चाहेंगे उनका लोन रीपे हो जाए एज पर एग्रीड टर्म्स। कम्युनिटी की चाहेगी आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, इन्वायरमेंट का ध्यान रखो, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखो। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है क्लेम्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको इतना सा समझाया, पर आपको इस क्वेश्चन को जितना मर्जी लेंथी कर सकते हो। तो अगर ये आ जाता है, दिस इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट क्लेम्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। क्लियर हो गया सबको। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक भी बच जाता है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अगर कोई भी टॉपिक है ना, डाटा तो मैं आपको जितना मर्जी प्रोवाइड कर दूं, बट ऐसे यूजलेस डाटा देने का कोई फायदा नहीं है। मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि आपको लिमिटेड डाटा दूं और इफेक्टिव हो, कि आप उसको लर्न कर सको या उसमें से की पॉइंट्स निकाल सको। सो मेरा मेन मोटिव ये मत सोचना कि देखो मैम ने इसमें बहुत कम डाटा दिए, जस्ट ये कि आपको टॉपिक समझ आ जाए, उसके बाद आप अंदर जो मर्जी लिखो। ठीक है ना। उसके बाद अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, देखो 4। वाई गवर्नेंस, गवर्नेंस क्यों जरूरी है, ये आप अपने आप बना के आ सकते हो। अब क्या क्या चेंजेस आए 80s में, और मतलब क्या, मतलब कैडबरी रिपोर्ट थी बेसिकली। सो कैडबरी रिपोर्ट, हैम्पल रिपोर्ट,
OECD कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी और SOX एक्ट क्या है। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया इसके बारे में लिखना पता होना चाहिए। हालांकि इसमें इतनी हम गप वगैरह नहीं छोड़ सकते, मतलब हम अपने तरफ से नहीं बना सकते पॉइंटर्स, पर थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है स्टिल। सो सबसे पहले जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही जो पॉइंट्स बनाए, आप हेडिंग्स बना सकते हो ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल एंड चेक रखने के लिए, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए अपने आप पॉइंट्स बना देना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब 80s में क्या क्या चेंजेस आए, 1980s में बहुत सारे चेंजेस आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस में। आप वो लिख सकते हो कि बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ। पहले सिर्फ हम शेयर होल्डर्स के बारे में सोचते थे, देन हम स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचने लगे, देन हम एनवायरमेंट के बारे में सोचने लगे। आप एवोल्यूशन भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिख के आ सकते हो, एंड देन हम उसके बाद हम टेक्नोलॉजी पे आ गए। सो मेन हमें 4 चीजें पढ़नी है, कैडबरी रिपोर्ट, हैम्पल रिपोर्ट, OECD कमेटी रिकमेंडेशंस और SOX एक्ट, दैट इज सर्बेन्स एंड ऑक्सली एक्ट, ठीक है। अंदर इम्पैक्ट वगैरह हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा मेंशन करा है, बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करा, बस आइडिया पॉइंट्स आपको मेंशन करें। देखो कैडबरी रिपोर्ट किसने दी थी, कैडबरी रिपोर्ट कहाँ से आई थी, यूके से आई थी, 1992 में आई थी। सो कैडबरी रिपोर्ट क्या था, इंपॉर्टेंट था। द कैडबरी रिपोर्ट वाज कमीशन्ड इन रिस्पॉन्स टू कॉर्पोरेट स्कैंडल्स। तो आपको पता है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आई थी कैडबरी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का एम क्या था कि बहुत सारी वीकनेस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, उसको एड्रेस करना है। सो इस रिपोर्ट ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। मेन आप 4 रिकमेंडेशंस याद रख लो। बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बोर्ड कंपोजिशन की जो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और जो बोर्ड है उसका क्या कंपोजिशन होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए और शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स है। क्लियर हो गया, इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि कैडबरी रिपोर्ट का मेन मतलब था कॉर्पोरेट स्कैंडल्स को कंसिडरेशन में लेके आना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीकनेस को डिस्प्ले करना। और रिकमेंडेशंस क्या थी कि क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि डायरेक्टर्स को क्या क्या देखना है, ये क्लियर होना चाहिए। और ये भी क्लियर होना चाहिए कि बोर्ड का कंपोजिशन इंडिपेंडेंट हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो और प्रॉपर कमिटीज हो। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए कि वो जितना भी ऑडिट कमेटी है वो प्रॉपरली बैठ रही है, प्रॉपरली क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी देख रही है। और शेयर होल्डर्स को प्रॉपर राइट मिलने चाहिए, उनको जितने भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सो कैडबरी रिपोर्ट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था ग्लोबली, और ये फाउंडेशन बना था कि कैसे कॉर्पोरेट में गवर्नेंस में रिफॉर्म्स आ सकते हैं। क्लियर हो गया। देन उसके बाद जो ये वाली रिपोर्ट थी ना कैडबरी वाली, ये 1992 में यूके से आई। अब हैम्पल रिपोर्ट उसके बाद आती है 1998 में फ्रॉम यूके ओनली। सो नेक्स्ट वन इज हैम्पल रिपोर्ट। हैम्पल रिपोर्ट 1998 में आई थी यूके से। सो ये ना कैडबरी रिपोर्ट को थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन करती है। और कैडबरी रिपोर्ट का कुछ क्या था, रिफाइनमेंट था। तो इन्होंने मेन 3 पॉइंट्स याद रख लो। एक तो था कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, कि कंपनी कैन यूज और अडॉप्ट कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस वॉलेंटरली। उसके अलावा कंपनीज क्या करें, ऊपर हमने बताया था इनको ये वाले पॉइंट्स तो हैं ही, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर होल्डर्स के राइट्स, ये तो पॉइंट्स हैं ही। उसके अलावा बेस्ट कोड प्रैक्टिस कर सकती हैं कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल चीजों को भी रिपोर्ट करें, कि अगर वो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई सोसाइटल इशू है, कोई एनवायरमेंटल इशू को टैकल करें, उनको भी रिपोर्ट करें। उसके अलावा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखे जिसकी वजह से इफेक्टिवली मैनेज हो पाए। सो ये हैम्पल रिपोर्ट का क्या था, उसने रीइंफोर्स करी थी प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट करा था गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को। मेजरली 3 पॉइंट सम्मेलन करने हैं, ऊपर वाले भी लिख के आ सकते हो आंसर को लेंथी बनाने के लिए। कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। तो इसने पूरा रिफाइनमेंट कर दिया था कैडबरी रिपोर्ट का। उसके बाद ना OECD कमेटी की रिकमेंडेशंस आती है 1999 में। सो ये हमने 1998 में पढ़ा। देन अगले साल OECD की रिकमेंडेशंस आती हैं। सो OECD कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी कि टू गाइड गवर्नमेंट एंड कंपनीज इन इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, कि क्या क्या चीजें मेन दी। वही सारे सेम पॉइंट्स इन्होंने ऐड अप ही कर रखे हैं। देखो राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स को राइट्स दो, उनके इक्विटेबल राइट्स हो, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनके पास राइट्स होने चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। उसके बाद रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं बियॉन्ड शेयर होल्डर्स जाके स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सोचो। डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, बोर्ड को और ज्यादा स्ट्रेंथन करो और स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व करो। तो इसने भी मेन यही कहा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, कैसे ट्रांसपेरेंसी लानी है। तो वही है रोल ऑफ शेयर होल्डर, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया सबको, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाए वही बहुत है ये वाले काफी, ठीक है। नेक्स्ट इज SOX एक्ट, दैट इज सर्बेन्स एंड ऑक्सली एक्ट। ये यूएस से आया था 2002 में। सो इसने मेजर बहुत सारे ना कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हो रहे थे, लाइक वर्ल्डकॉम में या एनरॉन में। तो उन स्कैंडल्स के रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी कि स्कैंडल्स को हम कैसे रोक सकते हैं।
सो ये इंपॉर्टेंट है। सर्वेलेंस एंड ऑक्सले एक्ट इसने इंट्रोड्यूस करा था 2002 में, यूएस से इंट्रोड्यूस हुआ था। सो मेन क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स होना चाहिए कि प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए और डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। तो इसने स्ट्रेंथन करा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को बाय, एंड इसमें बोला गया कि हमें एक बोर्ड स्टैब्लिश करना चाहिए, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, कि जो पब्लिक कंपनी होती है उनको अकाउंटिंगली ओवरसाइट करने के लिए एक बोर्ड हो जो कि ऑडिटिंग फर्म हो। उसके बाद इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए कि कंपनी के विद इन इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वही काइंड ऑफ वो हमने जो वो नहीं पढ़ा था यूएस का एंग्लो अमेरिकन मॉडल, काइंड ऑफ उससे बेस्ड है। और इसमें एक टर्म यूज करी गई है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर क्या होता है कि जिसको कुछ कि पता है ना अंदर खुफिया जानकारी कि कुछ गलत हो रहा है, वो आके इन्फॉर्म कर देते हैं। सो काइंड ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। विसल ब्लोअर आगे वाली यूनिट्स में हमें डिटेल में, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो विसल ब्लोअर प्रैक्टिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि ऐसी प्रोटेक्शन कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। सो SOX एक्ट, दैट इज सर्वेलेंस एंड ऑक्सिलरी एक्ट, में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इन यूएस स्टेट एंड इन्फ्लुएंस करी थी ग्लोबल गवर्नेंस फॉर्म्स को। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट्स हुई बहुत सारी 1990s में, जैसे हमने कैडबरी रिपोर्ट पढ़ा, हैम्पल रिपोर्ट पढ़ा, OECD कमेटी पढ़ा और SOX एक्ट पढ़ा, जिसका मेन मकसद क्या था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको कैसे शेप करा जाए, कैसे ट्रांसपेरेंसी वगैरह सब कुछ बढ़ाई जाए। सो मेन आपको ना मैं दो कीवर्ड्स बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। कैडबरी में क्या है, बोर्ड की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर होल्डर के बारे में ही है अभी तक, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। जब हम हैम्पल रिपोर्ट पे आते हैं, ये सब चीजें तो है ही, साथ में हम दो नई टर्म्स ले आए मेनली, एक तो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक इंटरनेशनल कंट्रोल सिस्टम। OECD में हम शेयर होल्डर से भी आगे बढ़ गए हैं, अब हम स्टेक होल्डर्स पे जा रहे हैं और रोल डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी के बारे में सोच रहे हैं। और सर्वेलेंस एंड ऑक्सिलरी रिपोर्ट में हम क्या करें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर यही सब चीजों को और ज्यादा वो बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं और ज्यादा पावर्स ग्रांट कर रहे हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा। इफ यू आर रियली लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ कमेंट बिलो द वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाए।